आदाब। ये तो हम सब ने ही महसूस किया होगा, नोटिस किया होगा कि जो अखबार आता है सुबह का या किसी वक्त का भी, तो उसमें आप देखते होंगे कि अखबार यूं मड़ा होता है, ऊपर से दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। और इसके साथ साथ उस अखबार की खूबी ये भी होती है कि जो उसमें सुर्खियां होती हैं, जो हेडिंग्स होती हैं, वो कभी भी मोड़ पे नहीं आती हैं। या हेडिंग मोड़ के ऊपर होती है या मोड़ के नीचे होती है। हेडिंग्स के बारे में और आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आज सुबह का हमने एक बड़ा बहुत ही मशहूर अखबार दिल्ली का, जो बम्बई में भी आता है, उसको हमने देखा तो उसमें एक हेडिंग जो थी वो बाकायदा दोहरी हो रही थी फोल्डिंग के ऊपर। तो ये बहुत नई बात लगी। तो हमने अपने दोस्त, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जयपुर में रहते हैं, आसिफुल्ला खां साहब, उनसे इसका तस्करा किया। नीरज कुमार साहब जो हिमाचल प्रदेश में मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट में जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, उनसे हमने रब्ता कायम किया। तो मालूम हुआ कि साहब ये जो हेडिंग को फोल्डिंग पर ना आने का सिलसिला है, ये बहुत कदीमी है, बड़ा पुराना है। और इसको कहते हैं पेज सेटिंग। पेज सेटिंग यानी किस तरह से पेज को सेट किया जाए कि ये जो हेडिंग जो है वो बटे नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले को पढ़ने में तकलीफ नहीं हो। पेज सेटिंग के माने होता है पेज का बैलेंस। किसी अखबार में आपने नहीं देखा होगा कि सारी तस्वीरें एक साथ हो गई और खबरें एक साथ हैं, क्योंकि ह्यूमन आई जो है, इंसानी आंख जो है, वो भी एक बैलेंस में चीज़ों को देखती है। और वो मालूम हो जाता है कि ये जो है ये थोड़ा सा टिल्ट है इधर या उधर। इसलिए अखबार का भी जो पेज होता है उसकी सेटिंग भी जो है वो मेंटेन की जाती है। और ये आज से नहीं है, अब तो खैर कंप्यूटराइज होता है पूरा अखबार। वो प्रोग्रामर्स होते हैं जो उसमें ग्राफिक्स बनाते हैं और पूरी खबरें लिखते हैं। लेकिन ये उस ज़माने से है जब अखबार जो था वो छपा करता था हॉट मेटल सिस्टम पे। हॉट मेटल सिस्टम क्या होता था? जिसमें कॉम्पोजिटर्स होते थे, छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स और फिगर्स होती थी, जो शीशे या लाख और शीशे से मिला हुआ कोई अलॉय होता था उसमें होते थे। वो लेटर्स बने होते थे, अलग अलग साइज में होते थे, अलग अलग डिज़ाइन में होते थे, इटैलिक्स में होते थे, कैपिटल में होते थे और स्मॉल भी होते थे। और वो उल्टे होते थे, क्योंकि जब वो पेज में सेट किए जाते थे एक ब्लॉक में, तो उनको उल्टा लिख के सेट करते थे, और जब वो छापे जाते थे तो वो सीधे छप जाते थे। अब उस जमाने के, जो पुराने जमाने के पेपर, अगर आप 60s 70s यहाँ तक के अर्ली 80s तक के अगर आप अखबार देखें, कोई भी अखबार हो, हिंदी या अंग्रेजी का, तो आपको लगेगा कि उसका जो टाइप है, जो फॉन्ट है, वो ऐसा ही है जैसा मैनुअल टाइपराइटर में होता है, बिल्कुल वैसे एक सिंपल सा। और उसके साथ साथ बीच में जो जो कॉलम्स होते हैं उसके बीच की दूरी होती है, वो इस वजह से वो दूरी ज़्यादा नुमायाँ होती है उसमें। आज भी होती है दूरी कॉलम्स के बीच में, लेकिन उस ज़माने में होता ये था कि उस पूरे ब्लॉक में लेटर्स को सेट किया जाता था। इन्हें कोई खबर अगर लिखनी है तो उसके उल्टे 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 सारे लेटर्स, बड़ा मुश्किल काम था। वो जब लगा देते थे तो उसके बाद उसमें एक स्पेस देनी होती थी, तो उसको बांधते थे, उसको सेट करते थे, तो उस वजह से वो दूरी ज़्यादा नुमायाँ होती। जो लोग अखबार को कंपोज करते थे उनको कहते थे कॉम्पोजिटर्स। ये एक बहुत ख़ास किस्म का काम था, बड़ा स्पेशलाइज काम था। और हर अखबार में कॉम्पोजिशन या कॉम्पोजिटर्स का कमरा होता था। वो बहुत बड़ा, जो लगता था किसी फैक्ट्री में आ गए, क्योंकि ऊंची ऊंची मेज़ें होती थी, यूं करके कुछ आगे कुछ झुकी हुई, और उसमें छोटे छोटे खाने होते थे जिसमें लेटर्स और फिगर्स शीशे और लाख के जो एलॉय से बनते थे वो रखे होते थे। और वो इतने माहिर होते थे, सबको चश्मे लगे होते थे, बड़ा छोटा सबको बहुत बारीक काम होता था। वो इतने माहिर होते थे कि फ़ौरन ए कहाँ है इधर से उठा लिया उन्होंने, बी कहाँ है वहाँ से उठा लिया उन्होंने, कहाँ पर कैपिटल है, कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ माइनस है, कहाँ प्लस है। इतनी उनको महारत थी कि वहीं से उठा के फटाफट उसको लगा दिया करते थे। उसी ज़माने से ये भी सिलसिला शुरू हुआ कि जो हेडिंग्स हैं उसका, उसमें कितने लेटर्स होने चाहिए, क्योंकि जब उसमें फिक्स करने पड़ते थे, वो आज भी बहुत हद तक फॉलो किया जाता है, क्योंकि अब कंप्यूटराइज्ड है तो उसका साइज़ और सब चीज़ें जो है, हेडिंग अगर लंबी भी हो गई तो वो एडजस्ट हो जाती है, कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें। तब ये फैसिलिटी नहीं थी, तो तब क्या करते थे कि कोई भी हेडिंग है वो 20 लेटर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें भी अगर डब्ल्यू आ गया, एम आ गया, तो और वर्ड्स कम हो जाएंगे। अगर आई आ गया और कोई इस तरह का छोटा लफ्ज़ आ गया इसमें जिसकी फैलान ज़्यादा नहीं है, तो लेटर्स ज़्यादा हो सकते थे। अच्छा, और हेडिंग के साथ एक ख्याल इस बात का रखा जाता था, जो आज भी रखा जाता है, कि हेडिंग जो है वो बहुत कैची और बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब जैसे हमास का हमला हो गया तो उसमें पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, उसमें लिखेंगे हमास अटैक्स इजराइल, बस इतना, ये 3 लफ्ज़ जो हैं इसमें आ गए, और उसके नीचे एक छोटी हेडिंग होती है जो उसको एक्सप्लेन करती है।
हेडिंग को लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो ऐसी हो, कैची हो, लोगों की समझ में आए, आई कैचिंग हो, लोग फ़ौरन उसको पढ़ें और उसके साथ साथ हर खास व आम की समझ में आ जाए। क्योंकि अखबार जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और काबिल लोगों के लिए नहीं लिखा जाता है, वो उस आदमी के भी लिए लिखा जाता है जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हो, उसको भी पढ़ने में वो बात समझ में आ जाए। लिहाजा अखबार की ज़बान जो है, हेडिंग्स तो हैं ही, उसके साथ साथ अखबार के जो और भी मज़ामीन होते हैं जो लिखे जाते हैं आर्टिकल, उनमें भी ज़बान बहुत सहल और सरल लिखी जाती ताकि सबकी समझ में आ जाए। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा क्लिप्स आती हैं कि आप अच्छी अंग्रेज़ी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको कैसे अपनी इम्प्रूव करें। हमारी राय तो उन सब लोगों को जो चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश उनकी इम्प्रूव हो, उनको अखबार पढ़ने चाहिए, क्योंकि अखबार में बोलचाल की ज़बान लिखी जाती है, उसमें कोई शायराना ज़बान नहीं होती। वो ख़ास कॉलम्स होते हैं, लिटरेरी कॉलम्स हैं तो उसमें होगी, लेकिन आम तौर पर जो अखबार की ज़बान होती है वो स्पोकन इंग्लिश होती है। लिहाजा जिन लोगों को अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, सुधारना है, तो उनको अखबार ज़रूर पढ़ने चाहिए। अभी हम कह रहे थे कि हेडिंग में जो है वो अल्फाज की जो कैद है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है कि ज़्यादा नहीं हो, इसलिए लफ्ज़ भी उसी तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन है तो उसकी जगह रैली हो जाएगा, रैली में सिर्फ 4 या 5 लेटर्स हैं। एक्सीडेंट है तो वो मिसहैप हो जाएगा, कॉन्स्पिरेसी है तो वो प्लॉट हो जाएगा, कन्फेशन है तो वो एडमिट हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे अल्फाज को हेडिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। हॉट मेटल प्रिंटिंग होती थी तब तो सब एडिटर और कॉम्पोजिटर का बहुत कोऑर्डिनेशन और उसका बहुत जो था वो एक तरह का संगत जो थी वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वही लोग बैठ के पूरे पेज को पढ़ते थे। वो उल्टा लिखा जाता था और सीधा छपता था, तो गेली प्रूफ रीडिंग कहते थे उसको, उसको बैठ के पढ़ते थे, कॉमा फुल स्टॉप ठीक करते थे। लेकिन इस तमाम टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक साहिबा हैं, उनका नाम है मैरी नॉरिस, जिनको कहते हैं मिस कॉमा। ये मिस मैरी मॉरिस जो है, इन पर एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है द कॉमा क्वीन, और इनका काम सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम में यही है कि बड़े से बड़े आर्टिकल को जो है ये फाइनली उसकी प्रूफ रीडिंग करती हैं और उसमें सुधार और करेक्शन जो है वगैरह करती हैं। द गार्जियन लंदन का जो है उसने काफ़ी दिन पहले एक पूरा उनका लंबा आर्टिकल था, उसमें 12 चीज़ें बताई थी, 12 या 14 चीज़ें थी जो कमांडमेंट्स कहे गए थे न्यूज़ राइटिंग के लिए, ये कैसे लिखनी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया था इस पर कि ज़बान ऐसी होनी चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए। ज़बान कभी ऐसी नहीं लिखनी नहीं चाहिए कि वो और आपका पहला जुमला, दूसरा जुमला और तीसरा जुमला जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है किसी भी खबर में। दिलचस्पी जो है वो रीडर की उसी से पैदा होती है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो उन 3 जुमलों में आ जाना चाहिए और सरल ज़बान उसकी होनी चाहिए। ये गार्जियन के एक मशहूर जो कॉलमिनिस्ट थे और एडिटर रहे थे उनकी गाइडलाइंस थी जो काफ़ी अर्सा पहले छपी थी। ये कॉम्पोजिटर वाले अखबार तो तकरीबन 30 बरस पहले छपने ही बंद हो गए, लेकिन सुना है कि लखनऊ के नवल किशोर प्रेस जो है, नवल किशोर रोड पर, उन लोगों ने अपना एक म्यूज़ियम किस्म का शायद कुछ चीज़ बनाई है कि जिसमें वो सारे लेटर्स जो कॉम्पोजिशन का जो जितनी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती थी वो सब उसमें महफूज रखी हैं। कॉम्पोजिटर्स का एक ख़ास रोल होता था लखनऊ में, ख़ास तौर से जहाँ हमने इस बात को महसूस किया है, इसको एक्सपीरियंस किया है जिसको कहेंगे, वो जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आते थे, उसमें होता ये था कि सबको इसकी जुस्तजू होती थी, उसमें रोल नंबर छपते थे। तो पायनियर अखबार में, नेशनल हेरल्ड में ये छपा करते थे, तो उसके जो कॉम्पोजिटर्स थे उनको लोग पर्चियाँ दे देते थे अपने अपने रोल नंबर की, और पुलिस लग जाती थी, लेकिन वो गेट के अंदर से सलाखों के बीच से दे दिए जाते थे और कॉम्पोजिटर चुपके से आके बता देते थे कि पास हुआ है कि फेल हुआ है, फर्स्ट आया है कि सेकंड आया है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो थी वो की जाती थी, लेकिन उसमें कभी कभी गलती भी हो जाती थी और वो गलती कभी कभी बहुत फेटल साबित होती थी, बहुत जानलेवा। अक्सर लड़के जो थे उनको ये गलत खबर मिल गई कि वो फेल हो गए, जबकि एक्चुअल मार्कशीट जब स्कूल में आई तो मालूम हुआ वो पास हो गए, लेकिन वो बेचारे गोमती में कभी कभी ये होता था कि कूद के अपनी जान देते थे। 30-40 बरस पहले तक ये होता था, अब भी मुमकिन है होता हो कि लखनऊ के जितने पुल थे, अब तो उस पर जालियाँ लग गई, बाड़े लग गए, लोग कूद नहीं सकते। पहले ये नहीं था, बल्कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रिजल्ट आने से और उसको एक हफ्ते तक पुलिस का पहरा रहता था ताकि कोई रुके नहीं और इधर उधर झांके नहीं, यानी होने वाली जो खुदकुशी का अंदेशा था उसको रोकने के लिए ये इकदाम किया जाता था। ये तो हमने बता दिया कि कॉम्पोजिटर स्टोरी को लेकर हाथ से लिखी जाती थी और उसको वहाँ पर जाके वो कंपोज कर देते थे और उसकी प्रूफ रीडिंग होती थी।
लेकिन साहब फ्रैंक मॉरिस साहब थे, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे। उनकी खूबी ये थी ना, उन्होंने कभी कोई अपनी स्टोरी टाइप की ना कभी लिखी, बल्कि वो कॉम्पोजिटर को अपने पास बुलाते थे, वो पूरा फ्रेम लेके आते थे और वो बोलते रहते थे और फटाफट फटाफट उसमें वो लेटर्स लगाते रहते थे। और फ्रैंक मॉरिस साहब को भी इतना आइडिया था कि कितने स्पेस में उनका एडिटोरियल आएगा, वहीं पर वो उसको ख़त्म करते थे। ये बहुत अजूबा चीज़ रही होगी, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त आसिफुल्लाह खां साहब ने हमको बताई है। शायद उन्होंने उनके साथ काम भी किया होगा, ये बात किसी मोतबर जरिए से ये बात सुनी होगी। ये फ्रैंक मॉरिस साहब वही जिनके बेटे थे डॉम मॉरिस। वो बहुत अच्छे इंग्लिश के पोइट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। जिनकी बीवी थी लीला नायडू। लीला नायडू आपको याद होगा, सुनील दत्त के साथ एक फिल्म बनी थी, वो इनके ऊपर जो बॉम्बे में जो बड़ा कत्ल हुआ था नेवल ऑफिसर के जरिए से, जिसपे 3 फिल्में बनी हैं, उस पर जो एक फिल्म बनी थी सुनील दत्त और लीला नायडू के साथ, उसमें नीला नायडू थी जो डॉम मॉरिस साहब की बीवी थी। नेवल फौज की अफसर नानावती के हाथों जो कत्ल हो गया था, उस पर 3 फिल्में बनी हैं। एक तो सुनील दत्त और लीला नायडू के साथ थी, दूसरी बनाई थी गुलजार साहब ने विनोद खन्ना के साथ, और तीसरी तो अक्षय कुमार वाली अभी आपने रुस्तम फिल्म देखी ही होगी। अखबारी दुनिया का ये तो एक अजूबा था ही कि फ्रैंक मॉरिस साहब कभी लिखते नहीं थे, बल्कि कॉम्पोजिटर से अपने सामने बगल में बैठ के अपने एडिटोरियल को कंपोज करवाते थे। एक अजूबा और हुआ है, तो जयपुर में जो नवभारत टाइम्स नया नया आया था, तो कोई खबर आई थी जो स्टॉप प्रेस होता है। स्टॉप प्रेस माने कोई ऐसी खास खबर आ जाए कि जिसको अखबार छपने पे चला गया है, लेकिन उसको उसमें ऐड करना हो, तो पूरा पेज रोक दिया जाता है और उस खबर को लगाया जाता है। इत्तेफाक से जो लोग कंप्यूटर पे कंपोज करते थे वो भी सब जा चुके थे, रात का 11 साढ़े 11 बज चुका था। तो जो एडिटर थे नवभारत टाइम्स के जयपुर की, उनकी लिखाई बहुत अच्छी थी, बहुत खुशखत थे, तो उन्होंने अपने हाथ से 4-5 लाइन की वो खबर लिखी थी और वो फर्स्ट पेज पे बिल्कुल नुमायां तौर पर पब्लिश हुई थी। ये भी अखबारी दुनिया का एक अजूबा और यादगार चीज़ है कि हाथ से लिखी हुई खबर और छपी हुई खबरों के साथ नुमायां तौर पर फर्स्ट पेज पर शाया हुई हो। तो आज के इस एपिसोड के मौजू को तरतीब किया सुबह के अखबार को देखकर। इसी तरह अगली मर्तबा किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। लेकिन इजाज़त देने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात अपने इस चैनल कल्चर बाज़ार को देखते रहें, अपने दोस्तों से इसको शेयर भी करें और उनसे इसको सब्सक्राइब भी कराएं। अब हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ एक और गुजारिश है, हमारी एक और सीरीज़ है जिसका नाम है हमारा दालान, जिसकी 2 किस्तें अब तक आ चुकी हैं। बराए मेहरबानी उसको भी देखें और उसके साथ भी उसी मोहब्बत का सलूक करें, उसी तरह मोहब्बत से पेश आएँ जिस तरह जो प्यार आपने अपने चैनल कल्चर बाज़ार को दिया है। यानी खुद देखें, अपने दोस्तों से उसको शेयर करें और उसको सब्सक्राइब भी कराएं। अगली मर्तबा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, आदाब।